नमस्कार साथियों, मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पे, जिसमें हम सभी 150 क्वेश्चंस के पूरे जनरल नॉलेज सेशन को आज शुरू करते हैं। और धमाकेदार 150 क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको 66वीं 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा देनी है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये स्पेशल सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। हिंदी नदी का नाम दिया गया और स्थल का नाम दिया गया, यानी सिंधु नदी किस जगह है, भोगवा, हिंडन और घंगर। तो इसका हमको मिलान करना है। तो देखिए, जो सिंधु नदी है वो एसोसिएटेड विथ मोहनजोदड़ो से इसे एसोसिएट किया गया है। भोगवा को लोथल है ना, लोथल यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंडन को आलमगीरपुर और घंगर जो है सो कालीबंगा से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला आता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विश्वामित्र। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ऋग्वेद के कुल मंडलों की संख्या जो है सो 10 है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और जो तृतीय मंडल है, तीसरे मंडल है, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र जी। चलिए, तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कुल कितने मंडल हैं। गौतम बुद्ध पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एडविन अर्नाल्ड। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो इसके जो सही उत्तर होंगे थोड़ा ध्यान देंगे। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे, 7। समझ में आ रहा है, 7 वर्ग थे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। उन्होंने इंडिका पुस्तक में लिखा है कि टोटल कितने वर्ग थे, 7 वर्ग थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4, 5, 8 और 6 है, 7 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर यहाँ तो सही हो रहा है, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे कि कुल वर्ग 7 थे और इसकी बात इन्होंने अपने इंडिका पुस्तक में लिखी थी। प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। प्राचीन काल में जो सबसे उचित भू राजस्व दर था वो क्या था। देखिए, वो दर था आपको 1/6। कैसे था, प्राचीन धर्मशास्त्रों में उपज का 6ठे भाग को सार्वजनिक उचित भू राजस्व दर बताया जाता था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कराचार्य। ध्यान देंगे, इन्होंने इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी 12वीं शताब्दी में, कब 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कराचार्य ने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना की थी। अगला प्रश्न आता है हमारा, खजुराहो, एलोरा, दिलवाड़ा और दशावतार। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, खजुराहो को हम यहाँ मैच करा सकते हैं चंदेल से, चंदेल राजा। अगला एलोरा को राजपूतों से, दिलवाड़ा को सोलंकी और दशावतार को गुप्त राजा से। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर होगा इस्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। अब देखिए, जो बहलोल लोदी हैं उन्होंने जो शासन किया था वो 1451 से 1489 ईस्वी तक किया था। फिर इसके बाद सिकंदर लोदी ने 89 से लेकर 1517 ईस्वी तक किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, इन्होंने 1325 से लेकर और 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक। तो कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया कि कौन कौन थे जिन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो मैंने बताया, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों को सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। चलिए, अगला प्रश्न आता है, किस मकबरे को दुनिया
किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन ए में मौजूद है 10 के। देखिए, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे बीबी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को ही बीबी का मकबरा या फिर द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। मुगल काल का दरोगा का पद था, जो दरोगा का पद था मुगल काल का, वो क्या था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा टकसाल अधिकारी। टकसाल अधिकारियों को दरोगा का पद, यानी कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, और टकसालों में सोना चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। यानी टकसाल में सोना चांदी और तांबे के सिक्के को ढाला जाता था, और उन लोगों को, अधिकारियों को दरोगा कहा जाता था। अगला है, किस मुगल शासक ने शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। और ध्यान देंगे, बहादुर शाह प्रथम, जिनका काल जो है, शासन काल 1707 से 1712 तक था, को खफी खां के द्वारा शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। शाहे बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को किसके द्वारा दी गई थी? इसका भी एक प्रश्न आपके सामने बन सकता है। शाहे बेखबर की उपाधि खफी खां के द्वारा दी गई थी। खफी खां के द्वारा ये उपाधि इन्हें मिली थी। चलिए, अगला प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने का उद्घोषणा की गई थी। कब की गई थी? इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कार्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आता है, हार्टिंग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका जो सही उत्तर है वो होगा शिक्षा से। निम्नलिखित में किसने होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो ई हो रहा है। देखते हैं अब इसका थोड़ा दें। होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की एवं अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा किया था। तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है एनी बेसेंट, और दूसरे हो जा रहे हैं तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो ये दोनों ऑप्शन से इसके करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक से अधिक आंसर इसका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1929 को। ये बात जानने वाली है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या किया था? बम फेंक दिया था। अगला आता है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बंगाल में। ये तेभागा आंदोलन जो है सो एक खेतीहर किसानों का आंदोलन था, जो कि 1946 में बंगाल में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त स्त्राव कहा? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि RM सयानी। अगला आता है, मद्रास टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी 1898 ईस्वी को मद्रास टेनेसी एक्ट लागू हुआ था।
अगला प्रश्न है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त व्यक्त दिया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। चलिए, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है सो ई हो रहा है। थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सीलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किसमें शामिल होंगे। यहाँ आप ध्यान देंगे कि यह जो है सो किस के अंतर्गत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन तो हमारा बी और सी दोनों सही हो जा रहा है, इसलिए हमारा एक से अधिक ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक की देखते हैं, इसका ऑप्शन सी डी ऑप्शन सही हो जा रहा है, महात्मा गांधी ने। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पंडित नेहरू ने इससे आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन छूट रहा है क्या? हाँ, यहाँ ही क्वेश्चन छूट रहा है, इसको लेते चलते हम लोग। दी इंडियन नेशन समाचार की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था। ध्यान देंगे इसके बारे में, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ कर दिया था। इस प्रकाशन को पटना में से ही होता था, यानी इसे प्रकाशित किया जाता था पटना से ही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी हम इन्हें कहते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? सुधारक पद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके संस्थापक थे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 कैसे हो रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो पंथ निरपेक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो इसके सही उत्तर होंगे वो हो जाएंगे 1953, यानी कि ऑप्शन बी में जो सही है। ध्यान देंगे, वर्ष 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। 1953 में गठन हुआ और 1955 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, कभी कभी हम लोग से प्रश्नों में ये छूट जाता है, नहीं है। अब देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, गोलकनाथवाद 1965, यही सुमेलित नहीं लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं आगे। केशवानंद भारतीवाद, ये तो सही है 1973। अगला है मिर्नवा मिल्सवाद, ये भी सही है। और एसआर मुंबईवाद 1994, और ये तो नहीं है। तो यानी कि हमारा जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि
ये जो गोलकनाथवाद है ये 1965 में न होकर 1967 में हुआ था, इसे आप नोट कर लेंगे। 1967 इसका सही आंसर होगा। अगला है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसे। द्विसदनीय विधायिका संघीय विशेषता है। संविधान के द्विसदनीय विधायिका की स्थापना है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा राज्य के राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के जनता की। यही है द्विसदनीय विधायिका। अगला है अंतर राज्य जातीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ई हो रहा है। फिर देखते हैं हम थोड़ा इसको। कहता है सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर 1990 में अंतरजातीय परिषद का गठन किया गया। यानी कि 1990 में अंतरजातीय परिषद का गठन किया गया। इनमें से कोई नहीं आंसर हो रहा है क्योंकि 1990 इसमें मौजूद नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 में लोकसभा की सीटों की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा आंसर इसमें गलत दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं, ये तो सही है। अगला महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 हैं। तो इसमें से जो है सभी जो है विकल्प सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका मेरा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं एक बात और बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में जो है इसकी चर्चा की थी कि बिहार में लोकसभा की सीटें तो 40 हैं, लेकिन लोकसभा की सीटें SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 6 सीटें आरक्षित हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। SC ST के लिए 6 सीटों को आरक्षित किया गया है और कुल सीटों की संख्या 40 है बिहार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं ये दोनों आदमी। तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं और रामनाथ कोविंद जी भी हैं, जो कि अभी राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह तक। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तत्कालीन कुल सदस्यों का जब तक बहुमत नहीं होगा इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत मिलने के बाद इन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन ई हो रहा है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर सही है, क्योंकि इनका कार्यकाल 1 ईयर्स का होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। इसका सही उत्तर ई हो रहा है। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है 43 का वो हो जा रहा है ई। क्यों? क्योंकि 1/3 तो होना ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये तो सही हो गया। और दूसरा 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 1 से अधिक इसका आंसर करेक्ट हो जा रहा है। भारत के संविधान का अभिलक्षण क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी, जो कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। यह रक्षा करता है उच्चतम न्यायालय, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। निम्नलिखित में से किसकी
नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ई। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो सभी नियुक्तियां की जा सकती हैं, यानी कि महान्यवादी की भी नियुक्तियां की जा सकती हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जा सकती है और केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री भी। यानी कि एक से अधिक इसका आंसर सही हो रहा है। और नहीं की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती हैं यहाँ दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी का बहाली राष्ट्रपति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो इसके सही उत्तर होंगे वो होंगे ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। किसान की फसल का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके योजना की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। गुजरात सरकार ने किसानों की फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। ध्यान से समझेंगे, लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की है। इसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। 1000 दिनों में इसे आप पूरा करना है। 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो कथन है ऑप्शन ए और सी दोनों कथन इसके सही हैं। अब अगला प्रश्न आता है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, जिसने एनईपी को सबसे फर्स्ट में लागू किया है। तो और अब देखते हैं, लागू तो कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसे लागू करने की घोषणा सबसे पहले कर्नाटक ने की थी। कर्नाटक ने इसे घोषणा की थी सबसे पहले और बन चुका है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत के विश्व का सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कला निधि पुरस्कार देने से सम्मानित किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम सौम्या। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन को लॉन्च किया है? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। थोड़ा देखते हैं इसके लिए। उत्तर प्रदेश ने महिला सुरक्षा को लेकर एक नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दामिनी हेल्पलाइन नंबर एक जारी की गई है, जो कि नंबर है 8114212345 यानी 57, यानी कि नंबर है आपका 81142 और 507। एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान एक तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए शिकायत कर सकते हैं और दूसरा कुछ सुझाव भी अगर इन्हें देना है तो वो सुझाव भी ये इस नंबर पर दे सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन बी, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी बात ध्यान देने वाली है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अगले वर्ष थाईलैंड में वे इसका अध्यक्ष देश होगा। ये इसका
सही उत्तर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। ध्यान देंगे, नो स्पिन सेनवार्न की आत्मकथा है और सिक्किम में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? आत्मकथा के बारे में थोड़ा मैं मिस कर गया था, यहाँ हम लोग देखते हैं आत्मकथा के बारे में 60 नंबर। अब देखिए इसका जो सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है असत्य, और गलत जो हो रहा है वो हम देख लेते हैं। कहता है इस अगेंस्ट ऑड्स, तो यह जो है 8 सेकेंड ऑड्स, ये सानिया मिर्जा, ये तो सही है। जो गलत हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन सी, नो स्पिन अनिल कुंबले ने नहीं लिखा है। नो स्पिन जो लिखने वाले राइटर हैं वो क्रिकेटर ही हैं शेन वार्न। शेन वार्न ने नो स्पिन पुस्तक को लिखा है। चलिए ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी कथन हैं ये सभी के सभी सही हैं। और कुछ खेल से संबंधी राइटर्स के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये तो नो स्पिन अनिल कुंबले का हो गया, यहाँ थोड़ा सा खाली जगह यहाँ हम लिखते हैं। अगला है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन ने लिखा है। अगला है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली ने लिखा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। अच्छा, अगला है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, यह VVS लक्ष्मण ने लिखा है। ये क्रिकेट से ही संबंधी कुछ बुक्स हैं, बाकी जो यहाँ बुक्स लिखे गए हैं ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दी थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड। मई 2020 में ब्रिटेन जो है सो पहला हुआ था और आयरलैंड दूसरा जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला देश बन गया था। तो पहला कौन था? ब्रिटेन, और दूसरा आयरलैंड था। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षरोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में कौन सा राज्य जो है सो प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग में जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस समुदाय द्वारा जारी किया जाता है? जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और 2020 के सूचकांक में जो प्रथम स्थान है वो स्वीडन को मिला है, जबकि भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 74वां है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इंडिया का स्थान इसमें 74th है और फर्स्ट में जो है वो कौन सा देश है? स्वीडन है, ध्यान में रखेंगे। अगला है 67 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है वो थीम क्या है? तो वो थीम था टाइम फॉर नेचर, यानी जो ऑप्शन सी में मौजूद है टाइम फॉर नेचर इसका थीम रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत तथा बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ था। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। वर्तमान में भारत लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम।
अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका जो है सो ऑप्शन सी, पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में की गई है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलौर को दिया गया है। फिल्म हेलौर और किस भाषा की फिल्म है? तो यह जो फिल्म है वो है गुजराती भाषा की फिल्म, गुजराती भाषा की यह फिल्म। 2019 में डेविस कप के उप विजेता कौन है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उप विजेता स्पेन है, सॉरी कनाडा है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कनाडा है। और विजेता कौन है? वो स्पेन है। विजेता स्पेन और उप विजेता कनाडा है, याद रखेंगे। अगला है, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो जो श्रेयस योजना है इसे भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। बजट 2020-21 में किसानों को जल्द खराब होने वाली सामान को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान रेल। और किसान रेल पर हम लोग एक स्पेशल सेशन करंट अफेयर्स का कर चुके हैं, उसका वीडियो भी आपको गुरुकुल के ही चैनल पर मिल जाएगा। अगला है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया था? तो जो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनीम खान को इसका गवर्नर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिए 1580 में अकबर ने खाने खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया था और 1580 में अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा 12 दिसंबर 1911 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी से संबंधित नहीं है? शेर शाह सूरी से संबंधित कौन सा युद्ध नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ की जो लड़ाई है ये शेर शाह के सूरी से संबंधित नहीं है। ये जो लड़ाई थी वो 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच की लड़ाई थी, शाहजहां के पुत्रों के बीच की लड़ाई। बाकी जो लड़ाइयाँ हैं इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। आता है यहाँ चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है यह 1539 में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच, चौसा का युद्ध हुआ था। अगला है बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें भी हुमायूं को शेर शाह ने हरा दिया था। अगला है सूरजगढ़ की लड़ाई। तो जो सूरजगढ़ की लड़ाई है इसमें शेर शाह और बंगाल के बीच हुआ था। तो शेर शाह ने बंगाल को इसमें हराया था और यह लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1536 ईस्वी में। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है। चलिए अगला है, बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन में किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में इसे किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। कब? 1934 में। थोड़ा सा जानते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था और इसका औपचारिक गठन 1934 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जेपी थे। अगला आता है, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो राजपुर जो नहर है वो कोसी नदी की उपशाखा है, कोसी नदी की। अगला प्रश्न आता है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपकरण कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, पटना में।
अगला प्रश्न आता है बिहार का सबसे कम साक्षरता दर का जिला कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया जिला में आंका गया है और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा मापा गया है। बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर में। बिहार सरकार ने 7 निश्चय में शामिल नहीं है। जो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार ने लिया है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो देखिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना है उसमें है, सबसे प्रथम है हर घर नल का जल, दूसरा है हर घर बिजली, तीसरा है आवत से बढ़े आगे बढ़ें, अगला है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, उसके बाद जो है 5वें नंबर पर आर्थिक हल युवाओं को बल, अगला है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान। यानी कि ये जो है सो 7 निश्चय योजना है और जो कि ये चारों के चारों योजनाओं में शामिल हैं। तो एक से अधिक इसका आंसर सही हो रहा है, सॉरी एक से अधिक कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं सही हो रहा है क्योंकि सभी के सभी 7 निश्चय योजना में आते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1917 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न आता है वो है बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण है। बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1950 में। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर हमको बताना है कि किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, जो कि ऑप्शन बी में सही है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। 1 टेराग्राफ के बराबर होता है। 1 टेराग्राफ के बराबर क्या होता है? 10 का पावर 12 GM इसके बराबर होता है, 1 टेराग्राफ के बराबर। ठीक है, अगर हम कहते हैं, यहाँ देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन से लेकर चलते हैं। जो 10 का पावर -12 GM दिया गया है इसका मतलब होता है पिको, इसे हम पिको कहते हैं। 10 का पावर 12 को तो टेराग्राफ कहते ही हैं। अगला है 10 का पावर 15, इसे हम पेंटा कहते हैं। और 10 का पावर -15 को फेमटो कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई हो रहा है। थोड़ा देखते हैं यहाँ भारत रत्न किन्हें किन्हें मिला है। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेक्टर रमन 1954 में, इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। अगला देखते हैं हम लोग होमो जहांगीर भाभा। तो होमो जहांगीर भाभा, उसके बाद से है एम विश्वेश्वरैया को 1955 में मिला था। यहाँ पर हैं एम विश्वेश्वरैया, इन्हें 1955 में मिला था। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ नहीं है, तो अभी तक जो है सो एम विश्वेश्वरैया को, उसका से APJ अब्दुल कलाम को 1997 में और डॉक्टर CNR राव को 2014 में मिला था। तो यहाँ एक से अधिक आंसर सही हो जा रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और 2 दोनों को सुमेलित करना है अगले प्रश्न में। तो देखते हैं इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। स्टेथोस्कोप जो फर्स्ट है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, A का 3 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसको पतला कर, हाँ सही है। चलिए देखते हैं रेटिना में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई क्या? तो जो रेटिना होता है उसमें जो विटामिन पाई जाती है वो होती है विटामिन ए। रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि इसकी कमी होने के कारण रतौंधी और जीरोफ्लैथमिया जैसी बीमारी भी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये न्यूटन नहीं थे, ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया का नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वास्तविक गैस समीकरण PV-RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न दाब तथा उच्च ताप का। अगला है विल्सन रोग
किसके कारण होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक आंसर हो रहा है। कैसे? विल्सन रोग जो है सो तांबा के कारण होता है। इसमें सूजन, थकान, पेट में दर्द और नियंत्रणहीनता तथा बिना तालमेल के चाल इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो जो यह है किसके कारण हो जाता है यह रोग? इसका हमारा सही आंसर होगा तांबा के कारण। तांबा इसमें नहीं है, तो आप लोग तांबा आंसर लिख लेंगे और इसमें इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। चलिए, जल की कटाई कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? पीएच मान से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 से लेकर 8.0 तक होता है। जबकि रक्त का पीएच जो है सो 7.4 होता है और दूध का पीएच 6.5 होता है। आप याद रखेंगे। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय में MMR वैक्सीन को नहीं दिया जाता है, जो कि यहाँ है। MMR वैक्सीन बच्चे को जन्म के समय नहीं दी जा सकती है। तो चलिए, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को आज के सेशन में पूरा किया, जिसमें कि आप लोग अगर इस सेशन को देखते हैं, नोट करते हैं और समझते हैं तो यह आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के बहुत अच्छे धमाकेदार सेशन के नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।